गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज 7 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स है। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल, हाल ही में विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड एनिमल डे की बात हो रही है। ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर 2024 को। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है? द ऑप्शंस आर 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर। करेक्ट आंसर इज 4 अक्टूबर। हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस वर्ल्ड एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं के कल्याण, उनके अधिकारों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है ताकि लोगों में पशुओं के कल्याण के प्रति जागरूकता बनी रहे। आपको ये बात समझनी होगी कि जो इकोसिस्टम है वो सिर्फ मनुष्य की वजह से नहीं है। इकोसिस्टम में मनुष्य के अलावा बहुत सारे प्राणी हैं। सभी जीवों का इकोसिस्टम में बना रहना जरूरी है, तभी उसका एनवायरनमेंट की इकोलॉजी बनी रहेगी, एनवायरनमेंट बना रहेगा और फिर लिविंग बीइंग अच्छे से कोई एग्जिस्टेंस रह सकेंगे। इंसान के इंटरफेरेंस के कारण बाकी जीवों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। कुछ अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती। इसके साथ ही आपको नहीं भूलना चाहिए भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बापू महात्मा गांधी की जयंती पर, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, काफ़ी विजनरी लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी ताशकंद में दुखद मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई, क्या वो हार्ट अटैक से मौत हुई या फिर वो मर्डर था। इसके संबंध में एक मूवी भी आई ताशकंद, उसे आप देख सकते हैं, ताशकंद फाइल्स। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे बड़ा हाथ है। जैसे कि भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है, वैसे ही जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का निर्माता कहा जाता है। ठीक वैसे समझिए कि नेपोलियन को आधुनिक जर्मनी का पितामह कहा जाता है, आधुनिक जर्मनी का निर्माता कहा जाता है। वैसे ही लॉर्ड डलहौजी को भारत की आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है, जबकि इन्होंने देशों को गुलाम बनाया, कॉलोनी बनाया, लूटपाट की है। करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, MPPSC हो, UPS तक के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको डेली 8 AM पर आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलते रहेंगे। हाल ही में भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस हैं भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रेसिडेंट थी शेख हसीना, वो भारत में आ चुकी है, शरणार्थी अभी भारत में ही हैं। पाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए तो ढाका इसकी कैपिटल है। भारत का पाकिस्तान है। भारत का पाकिस्तान कहने का अर्थ है 1971 से पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और 1947 से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन में जो पश्चिमी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान है, दोनों मिलकर एक ही पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये जो पाकिस्तान दिख रहा है ईस्ट पाकिस्तान है, और आपको वेस्ट पाकिस्तान से जो वर्तमान पाकिस्तान है वो है जो इंदिरा गांधी के समय में युद्ध हुआ था और भारत ने इस युद्ध में विजय हासिल की। इसकी कैपिटल ढाका है। मोहम्मद यूनिस इसके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश आप मैप में देख सकते हैं। मैप में देखना हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल आप MPPSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या SSC लेवल, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि चीज़ों को याद रखा कैसे जाता है। जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश को आप देखोगे कि बांग्लादेश तीनों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। एक तरफ तो इसकी बे ऑफ बंगाल से सीमा लगती है, लेकिन तीनों तरफ आप देखोगे तो
भारत से ही घिरा हुआ है। और भारत का एक राज्य आप देखोगे जिसे हम कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा है, जिसे हम कह रहे हैं कि ये त्रिपुरा है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। यानी भारत 3 तरफ, बांग्लादेश स्वयं भारत से 3 तरफ से घिरा है, लेकिन भारत का एक राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। देखिए कितना सिमिलरिटी और कोइंसिडेंट है। अब एक चीज़ आपको जो पॉलिटिकल में आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपको इधर नेपाल दिख रहा है, ये आपको इधर भूटान दिख रहा है। इन दोनों के बीच में अगर आपको भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, ये आपको भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य, इसके साथ यदि हमें व्यापार करना है तो हमें यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। जो ऊपर दिख रहा है ये इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। इस पतले कॉरिडोर को, जो कि बहुत ही सकरा रास्ता है, इसे चिकन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अगर हमारे बांग्लादेश और नेपाल से संबंध नहीं होंगे और चीन से संबंध हमारे ठीक रहते नहीं हैं तो चीन इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। इसे चिकन नेक कहा जाता है, यानी आप समझ लो मुर्गा की गर्दन है। इसे दबा देंगे तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य भारत से संपर्क में कट जाएंगे। इसीलिए हमारे बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होना ही चाहिए, मस्ट है, कंपलसरी है। इसी को देखते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, मित्र बदल सकते हैं, इसलिए हमें पड़ोसियों से संबंध अच्छे बनाने चाहिए। तो आपने बांग्लादेश के बारे में समझा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है और वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस हैं, लेकिन ये अभी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि इलेक्शन तो हुआ नहीं और इन्हें आर्मी के द्वारा तख्ता पलट करके बना दिया गया। सैयद रियाद अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकारों की जांच करेगा, क्योंकि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर आप देखोगे दंगे हुए, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। लोगों ने पार्लियामेंट में जाकर के वहाँ से कुर्सी और अपना सामान चुरा लिया। इस तरीके से अराजकता, अनारकी वहाँ पे फैल गई थी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस को बनाया गया। ये अंतरिम इंटरनल गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। परमानेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि इलेक्शन के बाद, एक जनरल इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट अस्तित्व में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है कोई। इसके बाद इलेक्शन किए जाएंगे, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब जाके गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी। हाल ही में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। इस राज्य में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सदा से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है और यहाँ पर जो धर्मशाला है सबसे फेमस जगह है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं। तो हिमाचल प्रदेश, हिम प्लस आंचल 2 शब्दों से मिलकर बना है। आंचल, आंचल ही होता है, हिम का मतलब बर्फ, ऐसी जगह जो बर्फ़ से ढकी हुई है, जहाँ पे बर्फबारी होती हो, बर्फ़ ज़्यादा हो, तो इसे हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। पर्यटक स्थल है लाहौल और स्पीति, आपने किताबों में पढ़ी होगी, बहुत ही फेमस जगह है। कुल्लू, यानी सारे पर्यटन स्थल है। शिमला, हमीरपुर है, बिलासपुर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला भी है जहाँ पे दलाई लामा ठहरे हैं। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं, जिनका तिब्बत पे लीगल शासन करने का अधिकार है, लेकिन चीन उन्हें शासन नहीं करने दे रहा। उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, क्योंकि जब स्वतंत्रता के बाद हम पावरफुल थे और तिब्बत को अपने इंडिया में शामिल करना चाहते थे, तो हमने अपना बड़ा दिल दिखाया। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और तिब्बत को बंजर ज़मीन कहा है, और चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और हम देखते रह गए। असर्टिव फॉरेन पॉलिसी नहीं थी शुरू में, क्योंकि हम एक गुलाम देश थे, आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, तो हम किसी से विरोध भाव, दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, अपने आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपनी टेरिटरी को छिनवा लें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, यानी 21 वर्ष से पहले लड़कियों की शादी हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकी। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए
और पढ़ने के बाद उन्हें अपने पैरों पर जॉब करने का, आगे पढ़ाई जारी रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी होती है, वुमेन और मैन में कोई फ़र्क नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार लगाया गया है। इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर्स थे। वीडियोज मेरे हिसाब से आपको अच्छा ही लगता होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करते हो। हाल ही में भारत ने क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई के लिए किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, MOU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको न्यूज में हमेशा देखने को मिल जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक एग्रीमेंट होता है, तो भारत ने जापान के साथ किया है। ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, टाइम कम है इसलिए हम डायरेक्ट ही आएंगे। ये USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC है। इसकी सीमा लगती है साउथ में मैक्सिको के साथ, नॉर्थ में कनाडा के साथ, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यानी ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। लेकिन आपको ये चीज़ जो याद रखनी है, जो इस मैप में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एक अद्भुत चीज़। अब टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन आपको टाइम तो देना पड़ेगा, कुछ सीखना है तो। यहाँ पे आप देखिए, ये दो बड़ी महाशक्तियाँ हैं। जो आपको दिख रहा है ये है आपका अलास्का, क्या चीज़ है, अलास्का है, अलास्का USA का है, USA जो है अलास्का USA का, और ये है रसिया। तो ये अलास्का है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, जे रसिया और जे USA। अलास्का है, रसिया से USA ने खरीद लिया था ये। और आज देखिए आप, इसको खरीदने की वजह से आप अगर फ्लैट मैप में देखोगे, आप कहोगे कि रूस और USA में लड़ाई कैसे हो सकती है, दोनों की बहुत दूर हैं। लेकिन आप मैप में देखिए, मैं जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कितना रास्ता है, यानी बहुत ही माइनर सा डिफरेंट है। रूस और USA में दोनों की बाउंड्री बेरिंग सी में जो स्ट्रेट है उससे होकर अलग होती है। तो आप देखेंगे अलास्का से खरीद लिया था, नाम मात्र कीमत पे से खरीद लिया गया था। इससे अमेरिका की रूस तक पहुंच आसान हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर का संबोधन किया है। समिट ऑफ द फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। भारत अमेरिका ने संयुक्त युद्धाभ्यास बीकानेर में आयोजित किया था। भारत ने अमेरिका के 37,000 SIG सॉसर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। 5। देखो, शास्त्रीय भाषा जब भी किसी चीज़ का नेशनल लिया जाता है तो राजभाषा कमेटी बनाई जाती है, और राजभाषा कमेटी के चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, HM होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है जिसमें गृह सचिव, होम सेक्रेटरी भी शामिल होता है, और फिर इस जाकर के भाषाओं के संबंध में निर्णय लेती है। 5 और भाषाओं को शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल कर दिया गया। तो पहले क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। और 5 और शामिल कर दी गई तो 11 ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी? सबसे पहली एवर द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज इज तमिल। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, संस्कृत से भी प्राचीन भाषा तमिल, और तमिल को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, फिर दूसरे नंबर पर संस्कृत को दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। इनमें शामिल है मराठी, बंगाली, नाम आपको याद होना ही चाहिए, मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। प्राकृतिक वो भाषा है जो बुद्ध और महावीर के ज़माने में बोली जाती थी। अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या यानी क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या 11 हो गई, क्योंकि 6 पहले से थी। जैसे मैंने आपको बताया कि तमिल सबसे पहली थी, फिर संस्कृत थी, फिर अन्य भाषाओं को भी इसमें जोड़ा गया था। 5 भाषाओं को जोड़ दिया गया तो भाषाओं की कुल संख्या हो गई 11। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए किस देश जाएंगे? तो सही आंसर है पाकिस्तान। SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई यानी SCO का हेडक्वार्टर चीन की कैपिटल चीन की कैपिटल तो बीजिंग है। चीन के बड़े सिटी, बड़े शहर संघाई में, इसलिए इसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें भारत, चाइना, बांग्लादेश ऐसे देश शामिल हैं।
जो कि एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में शामिल आती है। तो 15 से 16 अक्टूबर को बैठक की जाएगी शंघाई काउंसिल, और इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट शामिल होंगे। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। कैपिटल पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं। पाकिस्तान के बारे में एक चर्चा कर चुके हैं। इधर आप पाकिस्तान को देखोगे, इसकी सीमा लगती है ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, और साउथ में आप देखोगे इसकी सीमा लगती है अरेबियन सी से, और बांग्लादेश से। बस आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। जो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग उठती रहती है। जब कभी भी पाकिस्तान हम पर ये आरोप लगाता है कि कश्मीर में झाँक के देखिए कश्मीर में क्या हो गया, क्या हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमका हो रहा है, तो हम कह देते कि अपने गिरेबान में यानी बलूचिस्तान में झाँक के देखो, वहाँ जो आबादी है, हिंदू आबादी है, अन्य जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान के पहले ही से 2 टुकड़े हैं, वो कितने टुकड़े करवाना चाहते हैं, शांति से रहा नहीं जा रहा है इन लोगों। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास ले लिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया है, यानी हाई टेक्नोलॉजी युक्त, क्योंकि वर्तमान जो ज़माना है, टाइम है, साइबर सिक्योरिटी का टाइम है। आंसर है अहमदाबाद। हाल ही में मोहन राज का निधन हुआ। भी कौन थे? वो अभिनेता थे। जो कि टाइम बहुत हो रहा है इसलिए अब सीधे आंसर पढ़ेंगे हम, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। हाल ही में कहाँ भारत की पहली सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? करेक्ट आंसर है केरला। केरल के बारे में जानकारी लेना होगा। भारत का सबसे शिक्षित अगर कोई राज्य तो वो है केरल। भारत का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य अगर कोई है तो वो है केरल। केरल इम्पोर्टेंट है, और केरल एक साउथ इंडिया का राज्य है। और साउथ इंडिया के अंतर्गत आप देखोगे, ये जो मैप में आपको दिख रहा है, ये केरल है। केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट है, और यहाँ पे भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के साथ मालाबार एक्सरसाइज भी की जाती है। केरल की कैपिटल की बात करें तिरुवनंतपुरम है, और चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, आपको पता ही चल गया। केरल सबसे शिक्षित राज्य है भारत का, और यहाँ की जो नर्सेस हैं वो पूरे इंडिया में फेमस है। पूरे इंडिया में अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती है। हाल ही में 2024 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, यानी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल पहले नंबर पर है अपनी सिक्योरिटी के लिए। हाल ही में किसे 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है अलेक्जेंडर डन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार दिया, इंपोर्टेंट एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे को दिया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का इंपोर्टेंट पुरस्कार है। विजन चक्रवर्ती को इसका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। शास्त्री पर बनी फिल्म में इन्होंने जो शास्त्री की जांच कमेटी है, त्रिपाठी कमेटी, उस त्रिपाठी कमेटी का इन्हें चेयरमैन बनाया गया इस फिल्म के अंतर्गत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो IIFA का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को चुना गया, जो इम्पोर्टेंट है। और रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स 2024 बनाया गया, रिया सिंघा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो भारत का पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है साउथ में, मालदीव। मालदीव की कैपिटल की बात करें तो मालदीव की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी माले। मालदीव की कैपिटल देखने को मिलेगी माले। और साथ ही मालदीव के करेंसी मालदीवियन रुपया चलता है यहाँ, मोहम्मद मुजू। आपको चला होगा कि मुजू ने बहुत सारे पर्यटकों इंडिया के जो मालदीव जाते थे उस पर रोक लगा दी थी। उनका पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, पर्यटन का सिस्टम एकदम कोलैप्स कर गया था। फिर उन्होंने इजाज़त दे दी, उन्हें घुटनों पे आ गया मालदीव। कुल मिला के भारत जैसे बड़े और ताकतवर देश से लड़ने के बाद उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इक्वेटर है, कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है इक्वेटर के साउथ में, कुछ नॉर्थ में। तो जी आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंडों का एक समूह है, और पूरा समूह मिलकर बनाता है मालदीव्स, इसलिए भी ऐसे मालदीव्स, कैपिटल माले। और यहाँ पे आप देखो माले देखने को मिलेगा, और यहाँ पर करावती आइलैंड भारत का देखने को मिलेगा। तो भारत और मालदीव के बीच आपको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा चैनल है जो करावती आइलैंड को मालदीव से
अलग करता है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिया है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए किया है? सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया हैं, गवर्नर थावरचंद गहलोत है। ये आपको दिख रहा है थावरचंद गहलोत नहीं, सॉरी, ये है चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, इम्पोर्टेंट है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज्य सागर बांध कावेरी नदी पर, इम्पोर्टेंट दो बांध हैं जो कि कर्नाटका में अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर बना हो, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पे बना हुआ। तो ये कर्नाटका के बारे में था। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। भारत ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता केंद्र में शामिल हुआ। भारत के बारे में चर्चा कर चुके हैं, कैपिटल है न्यू दिल्ली। और भारत ने एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो जाननी है आपको, भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। हॉकी में भारत ने चीन को हरा दिया है और 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। भारत 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा, जिसका नाम होगा इंडियन स्पेस स्टेशन। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपभोक्ता बाजार बन गया। हाल ही में छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लक्ष्मण श्रेष्ठ, अनुराग जैन, प्रदीप गांधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है प्रदीप गांधी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ अपना 92वां स्थापना दिवस मनाएगी? बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है चेन्नई। तो ये थे आज का कार्यक्रम। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार जय।